हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू COT सफ़र BHU। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है हम लोग को, सो कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। और आपका यही प्यार देखते हुए हम लोगों ने आज फिर से तुरंत ही कल के बाद लग गए हैं एक आपके लिए फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चन लाने के लिए। तो हम लोगों ने फिर से एकदम ध्यान रखा है कि इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन हों अलग टाइप के, थोड़ा पॉलिटी का भी ला रखा है, बायोलॉजी का भी लाया है, फिजिक्स का भी लाया है। कि देखिए ये सब जो, और देखिए ये सब करंट है। फुल फॉर्म आपको लगेगा नेटो और FATF आप सर क्यों बता रहे हैं, पर ये सब करंट से रिलेटेड है और जो भी चीज़ आपके एग्जाम्स में आएंगी वो करंट से रिलेटेड आएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। फिर पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, फिर माउंट फूजी ये करंट का है, उसके बाद पॉलिटी या हिस्ट्री का आप कह सकते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो this series has question ranging from every section which you will come across in your CUT examination. So let us begin with the first question, that is of reasoning. So friends, ये reasoning के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6, 12, 10, 6, 12, 10। अच्छा, अब आप देखिए कि, और यहाँ पे क्या लिखा है 720। अच्छा, तो मान लीजिए एक ज़ीरो अगर आप हटा के सिर्फ इस 72 को देखें तो ये कहाँ से आ सकता है। 10 इंटू 6 60 नहीं, 12 इंटू 10 120 नहीं, और वेट 12 इंटू 6 72 एंड 72 इंटू 10 720। सो इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इंटू 12 72 एंड 72 इंटू 10 720। द सेम वे 8 इंटू 9 8 9 जा 72, ओके, एंड 72 इंटू 5 360। द सेम विल इम्प्लाई हेयर। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 इंटू 4 इंटू x विल इक्वल्स 336, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 12 4 जा करेंगे तो 12 4 जा यहाँ पे आ जाएगा 48। तो 48x इज इक्वल्स टू 336। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 के टेबल में देखिए 6 आखिर में कब आएगा, तो 6 8 जा नहीं 8 जा 480, मतलब उससे कम हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे 48 इंटू यहाँ 7 आ जाएगा, 8 यहाँ पे इसका आंसर 7 आ जाएगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू 7। ये 8 के टेबल में लास्ट में 6 कब होता है, तो 8 इंटू 7 करेंगे, 8 7 या 56, तो आखिरी में 6 आना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 आ रहा है कितने पे, 7 से। तो 48 इंटू 7 आप करेंगे तो 336 आ जाएगा। ये आप करके देख लीजिएगा। ये ट्रिक थी। एक लड़की ने मेरे से पूछा था, किसी ने मेरे से पूछा था कमेंट करके कि सर आपने वो जो ट्रिक लगाई थी कैसे लगाई थी, तो यही ट्रिक थी। ये यूनिट डिजिट आप देख लीजिए, ये यूनिट डिजिट देख लीजिए। 48 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आखिर में कि 6 आ जाएगा। देखिए 5 करेंगे तो आखिर में 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 करेंगे तो आखिर में 8 आएगा, ठीक है। 7 करेंगे तो आखिर में क्या आ जाएगा, आपका आखिर में 6 आ जाएगा। तो ये वाली ट्रिक ही मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी, जो मैंने आपको शायद कुछ दिनों पहले सॉल्व कराया था। तो यही ट्रिक थी, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ इन विच आर्टिकल। देखिए हमारे देश में 2 प्रकार के कानून हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा ध्यान से। हमारे देश में 2 प्रकार के कानून हैं। कौन कौन से, एक क्रिमिनल लॉज हैं और एक सिविल लॉज हैं। क्रिमिनल लॉज में तो ये लॉज आ जाते हैं कि जैसे किसी ने क्राइम कर दिया, किसी ने चोरी कर दिया, किसी ने डकैती, किसी ने किसी को मार दिया, या फिर किसी के साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, और एनी सच ग्रेव एक्ट्स ऐसे कर दिया, तो दीज ऑल एक्ट्स विल कम अंडर व्हाट, दे विल कम अंडर क्रिमिनल एक्ट्स। पर अगर आप यही सिविल लॉज के बारे में बात करें, सिविल लॉज का मतलब कि शादी, दहेज और प्रॉपर्टी हेरिडिटी, ये सब जो होता है वो सिविल लॉ होता है। और सिविल लॉज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए। जैसे हिंदू सिविल कोड अलग है, मुस्लिम सिविल कोड अलग है, ऐसे अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग सिविल कोड्स हैं। तो
हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा था कि जैसे जो क्रिमिनल कोड है हमारे देश के लिए वो यूनिफॉर्म है, वैसे ही सिविल कोड भी एक देश के लिए एक होना चाहिए, वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये हम लोग के डीपीएसपी में लिखा गया। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। मतलब ये ऐसे कुछ सेट ऑफ एडवाइसेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दी थी, किसे? हमारे सरकारों को, कि आपको ये करना चाहिए, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए अपने देश के भलाई के लिए। पर ये सरकार तभी करेगी जब उसको सही समय मिलेगा, उसके पास प्रॉपर फंड्स रहेंगे, तभी एप्लीकेबल है ये। इसको अगर सरकार नहीं कर रही तो इसके खिलाफ आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, नॉन जस्टिसिएबल है। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा। और ये आता किस में है? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी जो होते हैं ये आर्टिकल 36 to 51 आता है। सॉरी, आर्टिकल 36 to 51। ओके, आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपीज आते हैं। ओके, और इसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कही गई है, जहाँ पे ये बोला गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक देश के लिए एक ही सिविल लॉ भी होना चाहिए, तो वो आर्टिकल 44 में कहा गया है। देखिए आजकल का जो पेपर बन रहा है ना, ये है भले पॉलिटी का क्वेश्चन, लेकिन इसको भी आप कहीं ना कहीं करंट से जोड़ करके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूसीसी कहीं ना कहीं कुछ स्टेट अपने लेवल पे यूसीसी अप्लाई कर रहे हैं। और एक इस क्वेश्चन में इसी से और बताता हूँ, वो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले यूसीसी इम्प्लीमेंट करने की बात कही है? वो कौन सा हो जाएगा? वो उत्तराखंड हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको और पता चल गया। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है, बहुत लोगों को मैंने इस पर फंसते हुए देखा है, मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी फंसते हुए देखा है। तो बाकी इस चैनल को तो काफ़ी अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चे भी देखते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ट्रिकी है। ब्लाइंड स्पॉट आई में होता है, ईयर में होता है, नोज में होता है या टंग में होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो आई में होता है। हमारे आई के रेटिना पे एक ऐसा पोजीशन भी होता है, एक ऐसा स्पॉट भी होता है जहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनता है। तो ऐसा हमारे आई का एक ऐसा स्पॉट जहाँ कोई भी इमेज नहीं बनता है, उसे ही हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ऐसा हमारे आईज में भी एक पोजीशन होता है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे मैक्सिमम इमेजेस बनते हैं, विच इज़ मैक्सिमम रिसेप्टिव टू द स्टिमुलस फ्रॉम आउटसाइड। उसे क्या कहते हैं? उसे येलो स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो स्पॉट कहते हैं। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जहाँ पे कोई भी रेटिना पे एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनता है। और आप येलो स्पॉट की बात करेंगे तो येलो स्पॉट आई का एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे जो मैक्सिमम रिसेप्टिव होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रॉड्स एंड कोन्स पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहेंगे? येलो स्पॉट। दोनों कहाँ होते हैं? आइज में होते हैं। आइज में भी कहा? रेटिना में। ओके, गुड। फिजिक्स का एक शानदार क्वेश्चन, लॉ ऑफ इनर्शिया को और क्या कहते हैं? इज इट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इज इट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और इज इट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। इसमें यह बताया गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर बॉडी कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, जब तक उसे कोई एक्सटर्नली रोकता नहीं है या उसे पुश नहीं करता है, तो वो सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी। या अगर रुकी हुई है, एट रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो वो रेस्टिंग पोजीशन पर ही रहेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, क्या होता है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन जाता है। F इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, F इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, ये जो हो जाता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो जाता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो जो हम सभी जानते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो अगर कोई आपको ये कहे कि अगर कोई आपको मार रहा है तो आप वो मार खा लें, बिल्कुल नहीं। आप कोई डोंट लेट एनीवन रन ओवर यू। ओके, टेक योर स्टैंड।
You are not just anyone to be run over. Okay, have your stand and don't and follow this law, third law of motion. This is the best law. This is the scientifically proven law. So follow this. None other than this. हाँ, फुल फॉर्म्स अब आपसे पूछा जाएगा नेटो का और FATF का। देखिए, नेटो और FATF ये दोनों जो थे ना, ये दोनों ही रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। न्यूज़ में क्यों रहे हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और उसमें इन दोनों संस्थाओं का, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ही क्रूशल रोल रहा है रशिया को कहीं ना कहीं परेशान करने में, या तो अलग अलग तरीके से, या तो मिलिट्री सप्लाई दे करके, या तो उसके ऊपर जो स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से बाहर करके, और या तो उसे अलग अलग तरीके से रेड लिस्ट में डाल के कहीं कहीं कुछ करके। तो नेटो क्या है? नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका नेटो का फुल फॉर्म हो जाएगा। और FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कह सकते हैं मिलिट्री समूह है 30 देशों का, जहाँ पे ये इम्प्लाई होता है, ये चीज़ होता है कि अगर किसी एक भी देश पर हमला हुआ तो वो जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं उन सब पर हमला माना जाएगा, और फिर इन 30 देशों की सेना एक साथ मिल करके उस नॉन नेटो कंट्री पे हमला करेगी। और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, ये करती है कि जो मनी ग्लोबली जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, या फिर जो मनी मिसमैनेजमेंट करा जाता है टेररिस्ट ग्रुप द्वारा, या फिर हवाला के द्वारा, या फिर और सब चीज़ों के द्वारा, तो ये उस पर एक कड़ी नज़र बना के रखी रहती है, उस पर कंट्रोल बनाई रखती है। ये हो गया FATF। देखिए, इन दोनों का फुल फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोनों करंट अभी न्यूज़ में थे, ठीक। फंडामेंटल राइट अडॉप्टेड फ्रॉम, देखिए जो हमारा संविधान है उसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लगभग 80% चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं से अच्छी चीज़ें जो बाहर के देशों की थी उसे अडॉप्ट किया गया, ठीक है। कुछ चीज़ें अपनी भी जोड़ी गई, क्योंकि संविधान आफ्टरऑल अपने देश का है और हर देश का कल्चर अलग है, लोग अलग है, वहाँ की सभ्यता अलग है, वहाँ के जीने का तरीका अलग है, तो उस देश के हिसाब से कानून भी होने चाहिए, ठीक है। कुछ इंडिजिनस कानून भी होने चाहिए, पर कुछ ऐसे कानून जो अच्छे हैं और हमारे वहाँ एप्लीकेबल है और वो दूसरी जगहों पे एप्लीकेबल हो करके सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो उसे भी अडॉप्ट किया गया। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था फंडामेंटल राइट, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसको अडॉप्ट किया गया था। तो इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? US से अडॉप्ट किया गया था, या फ्रांस से अडॉप्ट किया गया था, या USSR से अडॉप्ट किया गया था, या साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया गया था? फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा USA। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की जो बात है वो हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट करी थी। यहाँ से और क्या क्या अडॉप्ट किया गया था? तो USA से जुडिशियल रिव्यू भी अडॉप्ट किया गया था। क्या? जुडिशियल रिव्यू। और क्या अडॉप्ट किया गया था? कि जो हमारी जुडिशरी को अलग रखा गया एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटर से, ये भी USA से ही लिया गया था। तो ये तीन चीज़ जो मेन पूछी जाती है, इसको आप कहीं ना कहीं नोट करके ज़रूर रखिए। USSR से हमने क्या लिया था? तो यहाँ से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी ली थी। तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है कि ठीक है हम अपने अधिकार की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या हम अपना जो कर्तव्य है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, वो कितने सही तरीके से हम लोग निभा पा रहे हैं, उसको डिलीवर कर पा रहे हैं, उसकी जो बात करी गई थी वो USSR से करी गई थी। फ्रांस से क्या लिया गया था? तो फ्रांस से फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये चीज़ जो तीन चीज़ें हैं ये फ्रांस से ली गई थी। असल में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन कभी पढ़िएगा तो उसमें ये तीन टर्म्स बहुत प्रेवलेंट हुए थे। वहाँ से उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस ने उसे अडॉप्ट किया, और उसके बाद हम लोग उसे जब संविधान बनाने वालों ने संविधान में फ्रांस ही ले आए थे, अडॉप्ट किया था। साउथ अफ्रीका से क्या अडॉप्ट किया था? सॉरी फ्रेंड्स,
साउथ अफ्रीका से क्या अडॉप्ट किया था? तो साउथ अफ्रीका से जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, उसका जो पूरा प्रावधान है वो कैसे प्रोसेस हो करके चीज़ों को चेंज होगा। कोई ऐसा क्लॉज कानून का जो पहले के हिसाब से सही है पर अब वो इररिलेवेंट है या फिर उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उसका क्लॉज हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया था। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई। माउंट फूजी, माउंट फूजी एक बहुत ही एक्टिव वॉल्केनो है जो अभी रिसेंटली एरप्ट हुआ है। ये कहाँ पर है? तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा जापान। माउंट फूजी इज लोकेटेड इन जापान। हु इज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको जो है फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। तो फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसको आप लोग को खुद देखना है। देश बंधु किसे कहा जाता है? हु इज ऑल्सो नोन एज देश बंधु। इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जो सही आंसर होगा उसे हम लोग पिन कर देंगे। और अगर आप कमेंट करके इसका आंसर देते हैं तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं सीरियस हैं, कहीं ना कहीं आप अडेप्टिव हैं लर्निंग के प्रति। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि देश बंधु किसे बोला जाता है। एक क्वेश्चन और जो कल रह गया था किसी कारणों से, वो असल में मेरे को वो ऑप्शन सही वाला जो था वो दिखाई नहीं दिया था, तो मेरे को लगा शायद ऑप्शन में कुछ गलती है, तो आज मैं उसको आपको करवा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू थी, मान लीजिए 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ज्ञात करें। तो देखिए, अगर यहाँ माइनस है और माइनस से आपको प्लस में जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसका आप स्क्वायर करके प्लस 2 कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 16 प्लस 2 18। ठीक है। अगर अपोजिट साइन है, माइनस से आपको प्लस में जाना है या प्लस से आपको माइनस में जाना है, तब आप क्या करेंगे? उस चीज़ का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। और अगर आपको सेम साइन में जाना है, जैसे x अगर यहाँ पे दिया रहता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर करके -2 कर देते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये एकदम मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ अलजेब्रा है। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों, कि आपको आता हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट, सब चीज़ों के क्वेश्चंस को लाए, और आपको मैक्सिमम हेल्प करने के लिए हम लोग ये सीरीज़ चालू रखेंगे। और फ्रेंड्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। कल जैसे आप लोग का रिस्पॉन्स रहा है कल के वीडियो पे, दैट वाज वेरी supportive, that was very good, and we thank you for that and keep supporting us। और हम लोग ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, आपका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवा के रहेंगे। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।